नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी सोर्स की हेल्प से अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी करंट उस सर्किट में फ्लो होती है या ड्रॉ होती है, तो उस वोल्टेज और उसके थ्रू जो करंट ड्रॉ हो रही है तो उसमें क्या रिलेशनशिप है, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो किन किन कंपोनेंट से बना हुआ है। तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडक्टर है, रजिस्टर्स है और कैपेसिटर है। ये इंडिविजुअली भी हो सकते हैं या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। जब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें सिर्फ एक रजिस्टर है और उसका रेजिस्टेंस हमारे पास मान लो आर है और उसको हमने एक सप्लाई दिया है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है वी। तो वी की वैल्यू हमारे पास है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस सप्लाई के साथ अगर हम इस पर फ्लो करते हैं तो कितनी करंट फ्लो होगी और उसको हम स्टेब्लिश करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा जो भी हम इस टाइप के हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें पहला स्टेप तो होगा हमारे पास सर्किट डायग्राम। हम सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे जो मैंने पहले से बना रखा है यहाँ पर। तो सर्किट डायग्राम बनने के बाद सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारे पास सोर्स क्या है। हमारे पास जो सोर्स की जो सप्लाई है तो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी हमें पहले से पता होता है। और हमारा जो उसके बाद थर्ड स्टेप है कि जो हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन था, ये सर्किट हो गया। इसके अलावा तीसरी चीज़ कि जो भी हमारा कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर रजिस्टर कंपोनेंट है, इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, वी माइनस, क्योंकि ये वोल्टेज हमारी सप्लाई इसके थ्रू ये हमारा ड्रॉप होगा, माइनस आई इंटू आर इक्वल टू जीरो। सो एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि ये वी जो वैल्यू है तो एट एनी इंस्टेंट है, किसी एक वो इंस्टेंट पे वी जो है वो वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, जब हमें टाइम हमें मालूम होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो हमें वी की वैल्यू पता है तो आई हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वेयर वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, तो आर ही है। तो इसमें एक नई चीज़ मिली हमें, वी नॉट अपॉन आर, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो हमारी एक इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं इसको, जो हमें पहले से मालूम है, इसके थ्रू हमने एक नई इक्वेशन या कहें कि करंट की इक्वेशन हमने इस्टेब्लिश करी है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, वेयर ये हम तभी बोल पा रहे हैं जब हमने क्या लिया है कि वी नॉट अपॉन आर को हम क्या बोल रहे हैं, आई नॉट। आई नॉट इक्वल टू, जो इसमें आई नॉट है वो क्या है, वी नॉट अपॉन आर है। तो आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, एंड वी नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या जो वोल्टेज है, और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो इसके करने के बाद हमें देखो गौर से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने वोल्टेज इस सर्किट में अप्लाई किया था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करंट हमें मिल रही है वो दोनों सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब जो ये एंगल है, इसका जो एंगल है और इसका जो एंगल है वो सेम है। तो इसका मतलब बोथ द वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अब इसको फेजर डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे तो हमें पता है कि फेजर डायग्राम में क्या होता था, फेजर्स होंगे और उनके बीच में कुछ एंगल होगा। तो ये फेजर है हमारे पास, जो रेड कलर से हमने जो दिखा रखा है वो है वोल्टेज वी नॉट, ये वी नॉट है फेजर, ये वाला फेजर जो है वो है आई नॉट। तो जो ये फेजर है, फेजर के केस में हमने पढ़ा था फेजर डायग्राम, ये है हमारा एंगल हमारे पास है ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो आई नॉट के साथ भी क्या, और जो हमारा जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी एट एनी इंस्टेंट, इफ़ यू वांट टू चेक द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस फेजर अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अगर ये वाई एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई का मतलब इधर को वी और आई होंगे हमारे पास। इसके अगर इसमें हम ड्रॉप करें, ये हमने इस पर क्या कर दिया, एक इस फेजर का प्रोजेक्शन ड्रॉप किया, तो जो ये वैल्यू है दिस इज कॉल्ड द वी। वी मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 वाला। तो दिस वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वाई इंटरसेप्ट होगा, या इसको कहें कि जो फेजर का जो हमारा क्या प्रोजेक्शन है वही क्या है, इसको इससे भी निकाल सकते हैं ट्राइंगल से, ओमेगा टी, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी करेंगे तो ये वी आएगा। सो दिस इज कॉल्ड द वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली वी कैन फाइंड द
आई फ्रॉम द सेम फेजर डायग्राम, इसका अगर प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे तो ये हमारा आई आएगा। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ये वाली, आई इक्वल टू दिस आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी इक्वल टू दिस वी नॉट साइन ओमेगा टी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वी है, इस पॉइंट पे हमारा है। तो इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिल रहा है, इसी को फिर से हम आगे बढ़ाएं तो ये है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पता है कि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो ये साइन कर्व सीधे सीधे क्या होगा, ये हमारा v के रिस्पेक्ट में ऐसे बनेगा, और इसमें ये पीक वैल्यू है, दिस इज़ वी नॉट, और ये टाइम पीरियड इसका t है, और यहाँ पर t/2 हो जाएगा। और अब देखो इस डायग्राम ये हमने बना दिया। सिमिलरली आई, अगर आई को भी करेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो डॉटेड लाइन से या ग्रीन लाइन से हमने दिखा रखा है, ये हमारा आई के लिए कर्व है, और दोनों का फेज सेम है। सेम फेज होने का मतलब डायग्राम से भी दिख रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट पर स्टार्ट होंगे, और दोनों एक ही पॉइंट पर जीरो होंगे, दोनों एक ही टाइम पे क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो जब पोटेंशियल मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है, जब पोटेंशियल हमारा किस में है, जीरो है, तो इसमें भी जीरो है। अपोजिट डायरेक्शन में भी जब पोटेंशियल का मैक्सिमम पीक वैल्यू आ रही, उसी टाइम करंट की भी क्या आ रही, पीक वैल्यू आ रही। तो ये कहने का मतलब है कि बोथ आर इन सेम फेज। तो जब भी किसी सर्किट में रजिस्टर हो ओनली और उसमें एसी की सप्लाई किया जाए, तो उस केस में जो करंट आएगा वो पोटेंशियल के सेम फेज में होगा। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया इतना वाला पार्ट, और ये इसका उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ हो गया, जहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। तो ये इनके रिलेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फॉर द केस ऑफ रजिस्टर बोथ V एंड I आर इन सेम फेज, दोनों क्या हैं, सेम फेज में। तो एक तो ये पता चल गया हमें, और इसके अलावा ये हमें पता चल गया कि इस यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं, या इस वो रिलेशन से भी देख सकते हैं कि जो रजिस्टर है वो डीसी सप्लाई हो या एसी सप्लाई हो, दोनों के लिए एक जैसा है, कोई चेंजेस नहीं है। मतलब डीसी के केस में भी हमारे पास V इक्वल टू आई आर होता था, और यहाँ पर भी क्या है, V इक्वल टू आई आर ही है। तो ये हमारे स्टेप्स हैं। तो अगर हम यही फॉलो करेंगे कैपेसिटर के केस में, या इंडक्टर के केस में, या कॉम्बिनेशन के केस में भी, सबसे पहला स्टेप होगा हम क्या बनाएंगे, फिर उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। दूसरा, अगर हमें सोर्स वोल्टेज पता है तो ये हम लेंगे ही लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम फिर क्या करेंगे, आई फाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर वी और आई के बेस पर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम के बेस पे ही हम कह सकते हैं कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, या सेम फेज में है या नहीं है। तो इस केस में लीड और लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट पर स्टार्ट है, एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये क्या है, जो भी चीज़ें वोल्टेज के साथ हो रही वही करंट के साथ हो रही, वो सब क्या है, सेम फेज में। इसलिए हम कहेंगे कि बोथ वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। थैंक यू।